हाय, वेलकम टू आई टच। अभी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए का लास्ट फाइनल पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 3। ये जो सेक्शन में मतलब ये जो वीडियो में अभी फाइनल जितना नॉर्मल एक इंडिविजुअल को नॉर्मल जो डिडक्शंस एप्लीकेबल है उसके बारे में बताने वाला है। मतलब पार्ट 1 हो गया 80C 80D, ऐसा पार्ट 2 में भी 80EE के बारे में वगैरह ये किया हुआ है। देन अभी पार्ट 3 दैट इज़ 80G, डोनेशन टू सर्टेन फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। सो ये जो इसमें है मतलब सबको ऑलमोस्ट सबको आइडिया रहेगा 80G क्या होता है। मतलब 100% का भी बेनिफिट आता है, 50% का भी डिडक्शंस मिलते हैं, अपना इनकम से माइनस कर सकते हैं। दैट इज़ आप अगर डोनेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ आप डोनेशन कर रहे हैं तो मतलब ये जो पर्टिकुलर फंड्स दैट इज़ फ्लड और ऐसा जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपन ये करते हैं, पर्टिकुलर फंड्स में अपन ये करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऐसा बहुत सारा फंड्स है, उसमें अपन डोनेशन मतलब आप डोनेट करते हैं तो अपन को 100% तक अपन को डिडक्शंस दैट इज़ जितना अपन डोनेशन दिया है वो अपना इनकम से अपन को माइनस कर सकते हैं। अदर देन दिस दैट इज़ नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह रहेगा और वो लोग 80G के अंडर रजिस्ट्रेशन सब किया हुआ है, तो वो लोग अगर उसमें अपन पे वो ट्रस्ट को अपन पे करते हैं तो अपन को 50% तक अपन को क्लेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आ रहा है 80GG का दैट इज़ रेंट पेड। ये जो सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि ये बहुत लोग का फॉर एग्जाम्पल सैलरी वाला रहेगा तो वो लोग का HRA नहीं मिला रहेगा। ओके, सो अगर HRA क्लेम नहीं किया तो आपको इधर आपको ये मिल जाएगा, दैट इज़ ये सेक्शन में आपको क्लेम कर सकते हैं। सो उसका क्लेम करने का तो फिर आपका मतलब क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये है, द इंडिविजुअल शुड नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एनी HRA दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मतलब बिजनेस वाला भी रहेगा तो उन लोग को भी ये क्लेम कर सकते हैं, खाली सैलरी वालों के लिए नहीं है। लेकिन उसका कंडीशन ऐसा है कि वो लोग फॉर्म नंबर 10BA दैट इज़ ओनली बिजनेस वाला नहीं, हर 80GG का बेनिफिट कौन कौन लेने वाला है वो लोग परफेक्ट फॉर्म नंबर 10BA फिलअप करना चाहिए। और उनको ऐसा नहीं होना चाहिए अससी और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF ऑफ विच ही इज ए member should not own any residential property at the place where he ordinarily resides or performs office duties or course his business or profession। that is ये important है, ताकि अससी को नहीं तो उसका मतलब स्पाउस नहीं तो माइनर चाइल्ड और HUF में मतलब जो मेंबर है वो HUF का वो उस ये जो लोग को खुद का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए किधर, अगर वो जिधर रहते नॉर्मली, नहीं तो उनका जो ऑफिस के जगह का उधर उनका ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और कोर्स हिज बिजनेस और प्रोफेशन दैट इज़ वही बोल रहा हूँ, मतलब जिधर वो काम कर रहे हैं उधर बाजू में ही वो घर लिया, वो रेंट पे है, उसके सामने या उसके आजू बाजू में किधर भी या ज़्यादा दूर नहीं है, उनका खुद का प्रॉपर्टी है, नहीं तो उनका स्पाउस का नाम पे प्रॉपर्टी है, नहीं तो माइनर चाइल्ड या HUF में उनका प्रॉपर्टी रहेगा, तो फिर उनको 80GG क्लेम नहीं कर सकते। और मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है, अससी शुड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन हिज और हर ऑन ऑक्यूपेशन दैट इज उसका परफेक्ट ये जो सेक्शन दिया है सेक्शन 23(2)A एंड 23(4)A के हिसाब से उनका खुद का कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो फिर उनको 80GG क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो दिया है अंडर सेक्शन 80GGA दैट इज सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब उसका भी ये दिया हुआ है, नॉट ऑल डोनेशन आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट्स अंडर सेक्शन 80GGA of the Income Tax Act, and one should check eligibility before donating. Okay, so 80GGA का ये दिया है टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन एसोसिएशंस यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व इन साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशंस को ये कह सकते हैं ताकि साइंटिफिक रिसर्च वाला ये होना चाहिए, दैट इज उधर जो इन्वॉल्व होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च रहेगा तो फिर उधर आपको डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सच इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, एज पर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 35(1)
टू के हिसाब से ये होना चाहिए, दैट इज मेंशन किया हुआ है उसमें सेटिस्फाई हो रहे देन इट्स ओके। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व इन रिसर्च रिलेटेड टू सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स इसमें होना चाहिए, एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन उसका भी ये दिया दिया हुआ है क्या क्या क्राइटेरिया है अंडर सेक्शन 35 CC ए का सेक्शन में दिया हुआ है। देन 80GGA का जो एलिजिबिलिटी फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 80GGA, दैट इज डोनेशंस इंस्टीट्यूशन दैट इज और एसोसिएशन विच आर इन्वॉल्व्ड इन imparting rural development training to individuals or groups। ओके, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन दैट इज मेनली ये होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, देन उसका ये बेनिफिट ले सकते हैं। और एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, कंपनीज और लोकल अथॉरिटीज who are involved in the projects or schemes which are approved under section 35AC। सो ये सब जो सेक्शंस ये सब जो बता रहे, तो आप एक बार इन ये जो फंड डोनेट करने के टाइम पे अगर आपको भी इसका बेनिफिट चाहिए तो ये सब जस्ट आप डिस्कस करेगा तो उतना आपको अच्छा रहेगा। दैट इज कंसर्न अथॉरिटी जो भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन में ये करने के टाइम पे जस्ट ये जो सेक्शंस वगैरह सेटिस्फाई हो रहे क्या नहीं वो आप परफेक्ट देख के इन्वेस्ट करेगा तो फिर अपन को 80GGA का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, दैट इज डोनेशन टू दैट, वही बोल रहा हूँ किसको किसको डोनेट कर सकते हैं। दैट इज डोनेशन टुवर्ड्स अफोसिएशन फंड, डोनेशन मेड टू द नेशनल पॉवर्टी इरेडिक्शन फंड, ऐसा रहेगा तो फिर अपन को उसका ये बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसका लिमिट के बारे में दैट इज 100% टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, देर इज नो एनी अपर लिमिट। सो आपको कितना भी डोनेट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दिया है मतलब इतना ही डोनेट कर सकते करके, तो आपको कितना भी कर सकते हैं। सो लेकिन अगर आप कैश में कर रहे हैं तो 10,000 तक का ही कैश का ये मिल जाएगा, क्लेम हो जाएगा। उसके ऊपर है तो एक्चुअली वो परमिट नहीं है तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगर आपने 10,000 के ऊपर डोनेट किया है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो वो आप याद रख दीजिए। नेक्स्ट जो दिया है 80GGC दैट इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। सो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो देते हैं ये उसका भी अपन को बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसका भी ये दिया है 50%, सेम लाइक 80G का जैसे ये कोई कोई इंस्टीट्यूशन ये पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब पार्टी बोलेगा तो अगर ट्रस्ट रहेगा या पॉलिटिकल पार्टीज रहेगा तो उसमें भी है 50% एंड 100%। तो इसका भी एलिजिबिलिटी के बारे में इसमें परफेक्ट लिखा हुआ है। एंड 80GGC जो इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2009 में, वो टाइम पे 80GGC का सेक्शन अप्लीकेबल मतलब तभी से लेकर अप्लीकेबल है। एंड इसका मतलब TDS का वगैरह कुछ वो तो सबको पता है, मतलब कैसे TDS का ये हो जाएगा, उसका कुछ TDS का ये लेना देना नहीं रहता। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग 80GGC दैट इज taxpayers looking to avail deductions under section 80GGC are required to fulfill the following eligibility criteria। क्या क्या है, assessee by any individual or person, taxpayer or assessee cannot be local authority, and taxpayer or cannot be an artificial judicial person। okay, companies cannot avail deductions under this section। so ये सब जो है perfect उसके बारे में दिया हुआ है। then entities and donations contributions can be made under section 80GGC, that is as per section 80GGC individual can make donation or contribution or for following entities, that is किसको किसको डोनेशन कर सकते हैं, इलेक्टोरियल ट्रस्ट, ओके, एंड पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होना चाहिए, registered under section 29 of the representation of the people act 1951। okay, then इतना ये 80GG 80GGA and 80GGC का वगैरह ये दिया हुआ है। सो नेक्स्ट जो अभी अपन ये करने वाला है दैट इज 80TTA एंड 80TTB के बारे में। ओके, सो वो कैसे कैसे वो तो ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा 80TTA एंड 80TTB वगैरह कैसे। 80TTA का कैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दैट इज
जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए ATTTA अप्लीकेबल है, मतलब सीनियर सिटीजन को ATTT भी अप्लीकेबल है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ATTTA अप्लीकेबल है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दैट इज फॉलोइंग डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट इनकम एंड फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज वो अगर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर सेविंग बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलेगा एंड सेविंग अकाउंट्स विद पोस्ट ऑफिस है तो भी चलेगा, तो उनको मतलब अंडर सेक्शन ATTTA में ये मिलता है। लेकिन FD रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट का ये नहीं मिलता है, इंटरेस्ट अपन को इधर क्लेम नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम सेविंग बैंक इंटरेस्ट का मैक्सिमम जो अपन को क्लेम कर सकते हैं ओनली 10,000 रुपया, उस 10,000 को ऊपर है तो वो टैक्सेबल है, अपन को इनकम के साथ मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो ऐड हो जाएगा और उसका अपन को टैक्स, अगर टैक्स आ रहे तो अप्लीकेबल टैक्स अपन को भरना पड़ता है। देन ATTTB, दैट इज ATTTB ऑलरेडी मैंने बताया, मतलब ये सीनियर सिटीजन के लिए, दैट इज उन लोग का अगर FDs वगैरह रहेगा या जो भी इंटरेस्ट उनको जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है उसका उनका 50,000 तक उनको क्लेम कर सकते हैं। वो बैंक डिपॉजिट होने दो, ये सब जो दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये सब जो पोस्ट ऑफिस, तो ये उनका अगर क्लेम हो रहा है दैट इज इनकम आ रहा है तो उसमें से उनको 50,000 तक उनको क्लेम कर सकते हैं। देन ATU इन केस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये सबको अगर कंफ्यूज रहेगा ATU एंड ATDD के बारे में जो रहेगा उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो ATU बोलेगा तो हियर इन सर्टेन सेक्शंस अंडर द टैक्स लॉ ऑफ द इंडिया विच प्रोवाइड्स द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ द इंडिविजुअल इफ either they or any of their family members are suffering from certain disabilities. ATU offers tax benefit of the individual suffers a disability, while ATDD offers tax benefit of the individual taxpayer's dependent family member suffers from a disability. मतलब डिपेंडेंट का ही ATDD है तो इनका पर्सनल फैमिली मेम्बर्स, और नहीं तो वो पर्सन को जो होता है उसका ATU में अपन को ये कर सकते हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा डिसेबिलिटी अप्लीकेबल है उसके बारे में ही बता रहे हैं, मतलब क्या क्या इलनेस या क्या क्या है 40%, मतलब एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए फॉलोइंग इसमें इलनेस में, दैट इज डिसेबिलिटी में, सॉरी। सो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी कर्ट, दैट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऐसा जो केसेस में एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है करके सर्टिफाइड करके मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से सर्टिफिकेट या कंसर्न डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर आपको ATU में उसका क्लेम कर सकते हैं। सो दिस ये इतना ही नॉर्मल अपना एक नॉर्मल इंडिविजुअल केस में जो डिडक्शंस होते हैं तो इसके बारे में अभी डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर दैट अगर कुछ भी आप रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, बिकॉज रिटर्न फाइल करना लास्ट डेट 31 जुलाई है, अभी तक वो एक्सटेंड नहीं किया है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, अगर डाउट्स है, आपको हेल्प चाहिए तो बिंदास आप कॉल कर दीजिए, मतलब ये डिस्क्रिप्शन में मैंने हम लोग का एक्सपर्ट्स का नंबर देता हूँ, आपको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड परफेक्ट आप रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि आपका रिटर्न फाइल इनवैलिड या एरर नहीं होना चाहिए। ओके, सो परफेक्टली आप रिटर्न फाइल कर दो एंड मतलब 31 के पहले करके फाइनल कर दीजिए ताकि फाइल करके वेरीफाई करके प्रॉपर रिटर्न फाइल करो। आज अभी तो जल्दी अपना प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब प्रोसेस इनकम टैक्स की तरफ से जो भी प्रोसेस है वो तो अभी फास्टली हो रहा है, मतलब इवन रिफंड भी जल्दी मिल रहे सबको। सो अपना रिटर्न फाइल बिना मिस्टेक में कंप्लीट करने के लिए ट्राई कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।